काश त्यागी। और यार बहुत गैप के बाद हम लोग डे 5 पे आ गए, क्लास 5 पे आ गए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हमारा रेगुलर चल रहा था, लेकिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में थोड़ा सा गैप आया था, जिसको हम फिल कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी डेली वीडियोस डालने वाला हूँ, सो दैट हम उस टाइम को मैनेज कर लें। तो यार हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों आज से, मतलब अपना क्लास 5th से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को फिर से एक बार, और यहां पे हम लोग इसको खत्म करेंगे। और सबसे पहले जो हम आज स्टोइकियोमेट्री, हमारी लास्ट जो है क्लास थी स्टोइकियोमेट्री के बाद बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं यार एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री को। सबको पता है स्टोइकियोमेट्री हमने समझ लिया, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे, इसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जहां से आपके नीट के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज प्रॉब्लम्स, मिक्सचर प्रॉब्लम्स, परसेंटेज प्योरिटी, गैसियस मिक्सचर प्रॉब्लम्स, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यहां से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है परसेंटेज यील्ड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज यील्ड? देखो यार सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं तुम्हें पहले इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं। यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये समझ लिया कि मैथमेटिकली यूजिंग स्टोइकियोमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर मेरे पास एनी ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मैं दूसरे कंपाउंड्स की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, मान लो कि आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, मान के चलते हैं मेरे पास ए है ना, जिसमें मैंने बी मिलाया और मैंने सी प्लस डी बना दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब मेरे पास यहां पे ए की वैल्यू गिवन है और मैंने सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया स्टोइकियोमेट्री से। जब मैंने फाइंड कर लिया, इसकी जो भी वैल्यू आ गई मैंने यहां पे लिख दी। क्या जरूरी है कि जो आपने थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसको आपने प्रोसेस को 100% आइडियल मान के वैल्यू कैलकुलेट की है, वो सेम ही होगी जब आप एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करोगे? क्यों नहीं होगी सर सेम? यार एरर हो सकते हैं बहुत सारे, है ना, इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, आपका अपना कोई फेलियर हो सकता है, जिसके कारण यहां पे दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। पहली वो जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है, और दूसरी वो जो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल है। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं ये देखूं कि यार मेरी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि आइडियल कंडीशन में निकल के आई है, और जो मेरी एक्चुअल है, ये यहां पे कितना परसेंटेज मैच कर रही है, मतलब कि जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका परसेंटेज यील्ड कितना है अगर मैं आइडियल से कंपैरिजन करूं, और उसी परसेंटेज को बच्चों हम लोग कहते हैं यहां पे परसेंटेज यील्ड। और इसीलिए आप लिख सकते हो क्या, परसेंटेज यील्ड को निकालने का फॉर्मूला, इट इज द एक्चुअल वैल्यू जो आपकी एक्सपेरिमेंटल आई है डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बात सबको समझ में आ रही है? व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज यील्ड? आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू जो है वो हमेशा सेम नहीं हो सकती हैं। अगर वो सेम होती हैं तो मेरी जो परसेंटेज यील्ड हुई है वो 100% हुई है, लेकिन अगर वो सेम नहीं, मतलब अगर वो चेंज हो गई है, तो वो कितना चेंज है, या फिर मैंने जो आंसर निकाला है वो कितना परसेंटेज सही है, ये हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड में फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरीके से इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आ जाओ। तो बच्चों मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में कह रहा है क्वेश्चन कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, HCl है, मैंने रिएक्शन करवाई, कैल्शियम क्लोराइड बना, H2O बना। मुझे एक क्वेश्चन को बैलेंस करके दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास CaO 1.23 ग्राम था, जिसके एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैंने रिएक्ट किया। अच्छा, ये भी समझ लो कि क्वेश्चन आपको क्यों बता रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस में है, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साफ साफ वो बता रहा है कि अगर HCl आपका एक्सिस में है तो CaO आपका एक लिमिटिंग हो गया, है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो इसका 1.23 ग्राम का पूरा जो भी मास है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा, तो इसके लिए आप स्टोइकियोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने ऐसा किया, और उसने ये भी बोला कि 1.85 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे ये आपको स्टोइकियोमेट्री तो कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो तो आपका काम है। इसने जो आपको CaCl2 की वैल्यू दी है, ये कैसी होगी? दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, थ्योरेटिकल वैल्यू कहां से लाऊं? वो आप स्टोइकियोमेट्री से निकाल लो। चलो निकालते हैं। तो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में 2HCl गिव्स
CaCl2 प्लस में H2 इक्वेशन बैलेंस है। मुझे केवल दो से ही मतलब है, कैल्शियम ऑक्साइड से और कैल्शियम क्लोराइड से। अगर मैं इस बेसिस पे देखूं तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो कितना बनाता है, 71 प्लस 40, नहीं भाई 35 टू जो 71 हो गए प्लस में 40 हो गए, कितना हो गया तुम्हारा, 111 ग्राम हो गया। बताओ हाँ या ना। अच्छा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितनी है, 1.23। उसके बेसिस पे कैल्शियम क्लोराइड को कैलकुलेट करना है। 56 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दे रहा हूं, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 1.23 से, तो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड की एक वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान से देखना, जो मैं थ्योरेटिकली निकालूंगा ना वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं होगी। ध्यान से देखना, तभी ये क्वेश्चन बना भी हमारे पास। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 56 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1.23, तो बच्चों आंसर आ गया 2.43 ग्राम। ओ माय गॉड, चलिए चेंज है, डिफरेंस है, हाँ है ना। आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आप एक्सपेरिमेंटल फाइंड कर रहे हैं वो कम है जो आपकी एक्चुअल होनी चाहिए थी आइडियल कंडीशन में। अब अगर वो कम है तो आपका जो यील्ड हुआ है, आपका जो प्रोडक्शन हुआ है, वो कितना परसेंटेज सही हुआ है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज यील्ड आप निकालोगे किस तरीके से, एक्चुअल वैल्यू जो कम है ऊपर, टोटल जितनी होनी चाहिए थी नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए जरा कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 18500 डिवाइडेड बाय 243 एंड द आंसर इज 76%। बच्चों कितना, 76.13%। यहां पे आपके परसेंटेज यील्ड का आंसर आ जाता है। क्या परसेंटेज यील्ड की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, परसेंटेज यील्ड के पीछे का क्या है। सिंपल सी बात है, आपने एक वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक जहां पे आपने अपने प्रोसेस को, अपनी रिएक्शन को 100% आइडियल मान के चला है। आइडियल यहां पे, आइडियल से मतलब है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो एरर लेस है कंप्लीटली। लेकिन एक्सपेरिमेंटल तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे बहुत सारे एरर कर सकते हो। तो उस बीच के डिफरेंस में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, उसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। आइए अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझिए। व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज प्योरिटी। ध्यान दो, थ्योरेटिकली इनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इन टॉपिक्स का, थ्योरेटिकली आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। यहां पे जो इनका मेन जो हमें इनका जो यूज है, फिर जो इनका काम है वो कब आना है हमें, वो आना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अच्छा एक बार न्यूमेरिकल दे देख लो, सबने देख लेना है वाले न्यूमेरिकल, कुछ छोटा तो नहीं है, डन, ठीक है ना। चलिए आ जाओ दूसरे केस में। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इतने ग्राम ऑफ पायरोल्यूसाइट MnO2 एंड एक्सेस ऑफ HCl इज फाउंड टू कंबाइन कंप्लीटली विद द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड एक्सेस ऑफ HCl द फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2 इन द गिवन पायरोल्यूसाइट। समझिए बच्चों इस बात को, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, MnO2 को रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ HCl से। पहले रिएक्शन में देखो बनता क्या है, यहां पे MnCl2 बनता है, क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है, फेमस रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, प्लस में बच्चों H2O बनता है, ठीक है। एक बार देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, और नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करें, पहले यहां पे 2 लगाइए और यहां पे 2 लगाने के बाद यहां पे 4 लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो पायरोल्यूसाइड था ना वो इनिशियली कितना था, 45.31 था, ठीक है, इट वॉज 45.31 ग्राम, ये था मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे जो एक सेकेंड, क्लोरीन इवॉल्व बाय द रिएक्शन ऑफ 45.31 ग्राम ऑफ पायरोल्यूसाइड इम्प्योर, ये इम्प्योर है बच्चों, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये इम्प्योर है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये इम्प्योर है, अगर ये इम्प्योर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन में 45.31 पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा होगा, आंसर है नहीं भाई, प्योर वाला ही तो कंज्यूम होगा। अब कितना प्योर है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहता है फाइंड टू कंबाइन एक्सेस ऑफ HCl इज फाउंड टू कंबाइन, यहां से जो क्लोरीन बन रही है ना इस रिएक्शन से, इज ये जो क्लोरीन है फर्दर फाइंड टू कंबाइन, फाउंड टू कंबाइन विद द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, अब ये हाइड्रोजन कहां से आ गया अभी, बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद HCl। ध्यान दो, एक और पैरेलल उसमें रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सबको पता है क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। यहां से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हुई है और ऊपर से जो क्लोरीन प्रोड्यूस्ड हुई है, ये आपस में रिएक्शन भी कर रहे हैं, नीचे आ जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं। हर रिएक्शन को बैलेंस करते चलेंगे, यहां पे 2 लग जाएगा, यहां पे भी ये 2HCl बनेगा।
क्वेश्चन पे वापस से जाते हैं, क्या रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, 3 रिएक्शन आ चुकी हैं। क्वेश्चन सिंपल क्या है, जो भी क्लोरीन इवॉल्व होती है जब मैं इंप्योर MnO2 का रिएक्शन करता हूं एक्सिस ऑफ HCl से, जो भी क्लोरीन प्रोड्यूस होती है वो फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, और वो हाइड्रोजन कहां से आई, जब हम मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन इतना पूछना चाह रहा है कि देखो ये है इंप्योर, ये इंप्योर वैल्यू है, मुझे बता दो इस MnO2 की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज प्योरिटी? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है इस टोटल में से ये कितने परसेंट प्योर है। बात समझ में आ गई? मान लो ये अप्रोक्सीमेटली 45 है और ये प्योर जो है केवल 40 है, तो रिएक्शन में 40 यूज हो रहा होगा और मैं परसेंटेज प्योरिटी निकालूंगा तो 40/45 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, टोटल नीचे प्योर वाला ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे पता कैसे चले कि ये यहां पे प्योर फॉर्म में है कितना? अब देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान दो। ऐसी रिएक्शन में हमेशा ना डायरेक्टली आप इस रिएक्शन से कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि इसमें तो जो भी वैल्यू है इंप्योर वैल्यू है। स्टोइकियोमेट्रिक लगाने की सिंपल कंडीशन है कोई सी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए जिसके एलसीएम दूसरा निकाल लेते हैं। ध्यान दो, हमें नीचे वाली रिएक्शन में 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोला हुआ है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू 10 ग्राम इस रिएक्शन में दी हुई है। अगर इसमें 10 ग्राम दी हुई है तो इसकी हेल्प से मैं इस रिएक्शन में H2 निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अगर इसमें H2 निकाल ली तो यहां पे H2 आ गई, क्योंकि यही H2 ऊपर वाली H2 है, और इसकी हेल्प से स्टोइकियोमेट्री से मैं Cl2 निकाल लूंगा, Cl2 आ गया। अब ये Cl2 कहां से आया था? ऊपर वाली रिएक्शन से आया था, और इस Cl2 को अगर मुझे मिल जाती है तो इस Cl2 में स्टोइकियोमेट्री लगा के मैं ये निकाल लूंगा। यहां से जो भी वैल्यू मेरी आएगी वो एक्चुअल वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं स्टोइकियोमेट्री यूज कर रहा हूं, और वो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो प्योर वैल्यू होगी। ये वाली इंप्योर वैल्यू है आपके सामने, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। देखो मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले नीचे स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे इसमें, लेकिन पहले देख लेते हैं एक्चुअल में क्या बात चल रही है। तो बात यह है कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जब भी होगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सही बात है, बैलेंस है इक्वेशन? हाँ जी बैलेंस है। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनता है। हमारे पास मैग्नीशियम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ग्राम है, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 20/24 हाइड्रोजन गैस। आगे कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना? आ गया। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, अभी नीचे बढ़ो। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है पूरी की पूरी यहां यूज हो रही है। अब यहां की स्टोइकियोमेट्री ये कहती है इसका 2 ग्राम और इसका 71 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 ग्राम नहीं है, हमारे पास तो 20/24 है। पहले इसको 2 से डिवाइड करके 1 बना लो, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 20/24 की, तो हाइड्रोजन 20/24 आ जाएगा। इधर भी कर दो, कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 20/24 ग्राम। जब हाइड्रोजन होगा तो 2 10 जा 710/24 ग्राम तुम्हारी क्लोरीन हो जाएगी। सहमत है? सहमत है इस बात से? ठीक, ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि MnO2, उसको मैं नीचे लिख रहा हूं भी, ध्यान रखना, MnO2 प्लस में HCl गिव्स MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में H2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, जरा बैलेंस कर लो, यहां 2 लगा दो और यहां 4 लगा दो। ठीक है, अगर स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो मैग्नीज 55 होता है, 55 होता है ना मैग्नीज का, तो ये हो गया तुम्हारा 55 और 32 87 ग्राम, और ये हो गया तुम्हारा 55 प्लस 71 कितना? 125 ग्राम। ठीक है, सॉरी, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्लोरीन से मतलब है, क्योंकि क्लोरीन की वैल्यू गिवन है 71 ग्राम। सही बात है, चलिए। लेकिन क्या मेरे पास क्लोरीन 71 ग्राम है? आंसर है नहीं। मेरे पास कितना है क्लोरीन? मेरे पास है 710/24। तो 71 को 710 कैसे बनाऊं? 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 24 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा 710/24 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सेम काम यहां करूंगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई 24 से डिवाइड, तो MnO2 कितना होना चाहिए एक्चुअली में इस रिएक्शन में? इतना होना चाहिए। जरा चेक करते हैं ये वैल्यू कितनी है सॉल्व करके, है ना। 870 को मैं डिवाइड करता हूं किससे? 24 से, तो आ जाएगा 36.25। इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन में एक्चुअली में जो भी डाटा हमें दे रखा है वो तभी पॉसिबल है जब MnO2 यहां पे इतना ग्राम होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा था 45.31। इसका मतलब है कि ये इंप्योर निकल गया कितना है? तो इंप्योर की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं मैं? इंप्योर MnO2 कितना है यहां पे? टोटल था 45.31, माइनस कर दो 36.25,
तो आंसर आ जाएगा 0.6 9.06। अरे हाँ या ना? अगर इतनी वैल्यू मेरी आगे, मुझे परसेंटेज क्या निकालनी है, मुझे परसेंटेज प्योरिटी, तो मुझे इसकी वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी इम्प्योर MnO2 की, मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो प्योर MnO2 कितना है, 36.25 है। इम्प्योर कितना है, 45.31 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या मेरी परसेंटेज प्योरिटी निकल के आ जाएगी? बोलो बच्चों हाँ या ना? ठीक है, निकाल दूं? निकाल देते हैं। 45.31 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 80% प्योर है बच्चों। ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में जो मेरा प्योरिटी है, जो मेरी परसेंटेज प्योरिटी आई है किसकी, MnO2 की, वो कितनी आई है? 80% आई है। एनीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है? आगे बढ़ जाएं, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है। आ जाओ, ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैग्नेटाइट आयरन की ओर Fe3O4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटालिक आयरन बाय हीटिंग CO बाय द इक्वेशन मुझे गिवन है, बैलेंस करके दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ Fe3O4 मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन दिस वे टू ऑब्टेन 5 किलोग्राम ऑफ Fe if the process is 85% efficient? What do you mean by process is 85% efficient? This is the simple thing कि हमारा जो Fe3O4 है वो 85% ही प्योर होना होगा, है ना? 85% ही प्योर होगा, तभी रिएक्शन मेरी 85% एफिशिएंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अगर मुझे इस रिएक्शन में 5 किलोग्राम Fe प्रोड्यूस करना है और Fe3O4 की जो रिएक्शन हो रही है 85% ही एफिशिएंट है, मतलब कि अगर आपने 100 ग्राम Fe3O4 लिया होता तो उसका केवल 85 ग्राम ही यूज होता, तभी तो कह रहा है 85% एफिशिएंट है। तो मैं कितना लूं Fe3O4 को कि 85% एफिशिएंट होने के बावजूद भी मेरा 5 किलोग्राम ऑफ Fe बन जाए? चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, क्या है, Fe3O4 प्लस में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 3Fe प्लस में 4CO2, यही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से एक चीज को देखो, स्टोइक्योमेट्री लगा दो पहले, है ना? आइडियली देख लो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियली Fe3O4 का अगर तुम मास निकालो तो मैं Fe का 56 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 56 3 166 प्लस में 16 4 64 230। ठीक है, तो ये हो गया 230 ग्राम ऑफ Fe3O4 प्रोड्यूस करेगा कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय Fe, तो 3 मल्टीप्लाई बाय Fe इज कितना, 166 ग्राम। क्या बात समझ में आती है? इतनी बात, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है मुझे बनाना है 5 किलोग्राम ऑफ Fe। अभी कितना बनना है, 166। 5 किलोग्राम कैसे बनाऊं, मतलब इसको 5000 ग्राम बनाना है मुझे, है ना? तो 166 से डिवाइड और 5000 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा मेरा 5 किलो। सहमत हो? ठीक है, यानी कि ऐसे केस में अगर मैं निकालना चाहूं तो Fe3O4 ग्राम में कितना होना चाहिए, या फिर किलोग्राम में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 230 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 166, 6.9 किलोग्राम, 6.9 किलोग्राम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? सही बात है नहीं, है ना? सही बात है कि नहीं है? 6.9 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोसेस तो 85% एफिशिएंट है। तो अगर मैं खाली 6.9 लूंगा तो 6.9 पे अगर वो 85% होगा तो 5 किलोग्राम तो बनाएगा नहीं, कम बनाएगा, क्योंकि 5 किलोग्राम तो वो तब बनाएगा ना 100% एफिशिएंट है। तो ऐसे मान के चलो कि Fe3O4 मैंने जितना भी लिया उसका 85% 6.9 किलोग्राम होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर रिएक्शन 85% एफिशिएंट है, मुझे 5 किलोग्राम Fe बनाना है, तो 6.9 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं टोटल कितना लूं जिसका 85% 6.9 किलोग्राम हो जाए? आइए टोटल को x मान लो, ठीक है ना? तो 85% ऑफ x शुड बी 6.9 kg, तो हो जाएगा x इंटू में 85 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 6.9। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 690 अपॉन में 85। तो मेरे एक्चुअल वैल्यू जो आएगी, जो होनी चाहिए यहां पे, डिवाइडेड बाय 85, दिस विल बी 8.117 किलोग्राम ऑफ Fe3O4 हमें चाहिए, जिससे कि हम 5 किलोग्राम ऑफ Fe बना सके
इवन व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट 85% एफिशिएंट। क्या आपको लॉजिक और आपको क्या बेसिक बातें समझ में आ रही हैं रिगार्डिंग द परसेंटेज प्योरिटी थिंग? सिंपल है बातें, बहुत ज्यादा समझ गए। चलिए परसेंटेज यील्ड देख लिया, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चंस देख लिए, आगे बढ़ते हैं। आते हैं मिक्सचर प्रॉब्लम्स पे। ये बड़े जबरदस्त प्रॉब्लम्स हैं, इनको करने में मजा आएगा, लेकिन इनमें तुम्हें दिमाग भी थोड़ा अच्छा खासा लगाना पड़ेगा। चलिए आ जाओ मिक्सचर प्रॉब्लम्स पे। मिक्सचर प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कुछ भी मिक्सचर में दिया होगा, है ना, आपको टोटल की वैल्यू पता होगी, और टोटल में स्टोइकियोमेट्री लगाएं कैसे जब आपको एक की वैल्यू ही नहीं पता, है ना। चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरे पास बच्चों एक सॉलिड मिक्सचर है ना, मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड मिक्सचर दिया हुआ है जिसका टोटल वेट है 5 ग्राम। इस मिक्सचर में लेड नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। कौन कौन है? PbNO3 का ट्वाइस है, ठीक है, और तुम्हारा कौन है, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है। इसका आपके पास एक मिक्सचर है, ये टोटल 5 ग्राम है। तो मैं स्टार्टिंग में एक काम कर लेता हूं कि मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये मेरा हो गया 5 - x, हो गया, सही बात है। अ सॉलिड मिक्सचर 5 ग्राम दिया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट वाज हीटेड बिलो 600 डिग्री सेल्सियस until the mass of residue was constant. Now what do we mean by the mass of residue was constant? Which is something constant? यहाँ पे constant रहता है। constant वो रहता है जो रिएक्शन होने के बाद नीचे बैठा हुआ होता है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, रेसिड्यू उसी को बोल देते हैं। तो आपने इनको हीट किया, तो यार पहले तो ये देखो कि जब भी पूरा मिक्सचर हीट होगा तो लेड नाइट्रेट जब हीट होता है तो बनाता है PbO प्लस में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा NaNO2 नाइट्राइट प्लस में ऑक्सीजन गैस। पहले क्वेश्चन को एक बार इनको बैलेंस कर लेते हैं, है ना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 2 6। मेरे ख्याल से इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। एक सेकेंड, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 2 6 हो गए, 6 हो गए, मेरे ख्याल से तो बैलेंस है। ये नहीं है बैलेंस। PbNO3 का ट्वाइस था मेरे पास, PbO था मेरे पास, NO2 था मेरे पास, O2 था मेरे पास, लेफ्ट साइड में एक Pb, लेफ्ट साइड में एक Pb, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास हो गए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हो गए 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, एक Pb और एक Pb। चलिए नीचे वाली रिएक्शन को देखेंगे, है ना। नीचे वाली रिएक्शन में क्या होगा, एक सेकेंड, एक गड़बड़, ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस है भी, है ना, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, इसको देखा ही नहीं हमने। तो यहाँ पे भी 2 लगेगा मिनिमम इसको इवन बनाने के लिए, फिर यहाँ भी 2 लगेगा, और ऐसे होते होते पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4। अब ये बैलेंस है। ऐसे ही नीचे वाले में देखो, इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा और से इवन बनाने के लिए, 6 हो जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप इसको तब तक हीट करते हैं जब तक कि रेसिड्यू, मास ऑफ रेसिड्यू इज कांस्टेंट, ओके। इफ द लॉस इन मास इज 28%, देखो धीरे धीरे ना क्वेश्चन आपको हिंट देता रहता है। लॉस इन मास क्यों होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, गैसियस फॉर्म उड़ जाएंगी, रेसिड्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन उड़ेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन, और इधर ही है ना, दोनों रिएक्शन से ये उड़ जाएंगे। अच्छा, जब ये उड़ेंगे तो ये टोटल मास का 28% लेके चले जाएंगे यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हमारा गैसियस पार्ट है वो 5 ग्राम का 28% है। बोलो हाँ है ना, वो 5 ग्राम का 28% है, यानी कि 520 जा, यानी कि 1.4 ग्राम है। या फिर आप कह सकते हो कि यहां पे जो रेसिड्यू है वो मेरा 5 माइनस में 1.4 है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 3.6 ग्राम है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। कौन है रेसिड्यू? PbO है और NaNO2 है। अब ये मेरे पास एक तो वैल्यू है यहां पे, एक मैं निकालता हूं स्टोइकियोमेट्री से इन टर्म्स ऑफ x, और मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो मैं एक्चुअल मास समझ गया मिक्सचर में किसका कितना है, और अगर मैं एक्चुअल मास समझ गया तो वही तो मुझसे पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ PbNO3 का ट्वाइस एंड NaNO3 इन द मिक्सचर। अब देखो कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन में सेपरेटली लगा दो स्टोइकियोमेट्री,
तो अभी के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं यहां पे, तो बच्चों यहां पे मेरे पास 2PbNO3 के ट्वाइस में जो अभी 2PbO बना रहा है प्लस में 4NO2 प्लस में O2 बना रहा है। अगर स्टोइकियोमेट्री लगाऊं तुम्हारे अकॉर्डिंग पीबी का मास, PbNO3 का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 331, 331 ग्राम होता है PbNO3 का ट्वाइस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? 662। ठीक है, उस टाइम पे पीबीओ कितना होगा? अगर आप पीबीओ को देखोगे तो निकाल लो पीबीओ को कितना होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप NO2 और O2 को भी देख सकते हो। क्लियर है? जिसको भी तक ये समझ में नहीं आया कि आपने कैसे लिख दिया 662 कैसे लिख दिया, तो समझ लो सबको सबका मास याद होगा। भाई मैं साइड में लिख भी देता हूं इसको, है ना, यहां पे लिख रहा हूं। नाइट्रोजन का मास 14 है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा कितना? 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे PbNO3 का मास निकालना है तो Pb का प्लस में 2 मल्टीप्लाई क्या NO3 कितना होता है? 48 प्लस 62। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? Pb प्लस में 124, टोटल 331 होता है PbNO3 का। तो यहां से आपको Pb का भी पता चलेगा कितना मास है, देख लो जितना भी मास है उसके अकॉर्डिंग फिर आप PbO का निकाल लो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं इसको करता हूं गैसेस वाले तरीके से। तो गैसेस का मास देख लेते हैं कितना है। ये वैसे उससे कठिन पड़ जाएगा थोड़ा सा, एक काम करते हैं Pb वाले की तरह से ही करते हैं। 331 में से एक बार Pb का मास निकाल लो कितना होता है। 124 अगर मैं माइनस कर दूं, 11 में से 6 कर कितने बचे? 7 बचे। और यहां से मेरे पास ये 0 बचा और ये 207। ठीक है ना, Pb का मास 207 हो गया। तो 207 प्लस 16 कितने हो गए? 207 प्लस 16 ये हो गए तुम्हारे 223 मल्टीप्लाई बाय 2, 446 ग्राम हो गया इसका। ठीक है, क्या मेरे पास एक्चुअली में PbNO3 का ट्वाइस इतना ग्राम है मेरे पास? नहीं। कितना है मेरे पास? तो बस x ग्राम है, मैंने इसको x ग्राम माना हुआ है। तो इस इक्वेशन को 662 से डिवाइड कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहां पे कर दो, सेम करो दूसरी रिएक्शन में NaNO3 वाले केस में। 2NaNO3 gives 2NaNO2 प्लस में ऑक्सीजन। कर दिया? अच्छा, अब ध्यान से देखना आप एक चीज, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? स्टोइकियोमेट्री कहती है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, NaNO3 कितना हो गया? 48 और ये तुम्हारा 62 हो गया। 62 में तुमने 23 को ऐड कर दिया, 65 85 हो गया। टोटल कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 170 ग्राम। ऐसे इधर आ जाओ, NaNO2 को देख लो कितना है, मास ऑफ रेसिड्यू तो यही है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई NaNO2 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 23, 2 मल्टीप्लाई, है ना, 32 प्लस में 14 कितना हो जाएगा? 46 प्लस में 23 56, 66, 69। ठीक है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 138 ग्राम। क्या मेरे पास 170 ग्राम NaNO3? नहीं, कितना है? 5 माइनस एक्स है। 170 से डिवाइड, 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करके जो x की टर्म्स में आई है किसके इक्वल होना चाहिए? 3.6 ग्राम के इक्वल होना चाहिए, हाँ है ना, है ना। तो इन दोनों को प्लस करूं अगर मैं, 446x अपॉन में 662 प्लस में ये कितना हो जाएगा मेरा? 138 अपॉन में 34, ठीक है, माइनस में 138x अपॉन में 170, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए 3.6 ग्राम के। बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी से। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर नहीं है तो जरा सॉल्व करें। 446 को मैं डिवाइड कर दूं 662 से तो आ जाएगा 0.67x प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 138 डिवाइडेड बाय 34, यह आ जाएगा तुम्हारा 4.05 माइनस में 138 डिवाइडेड बाय 170, यह आ जाएगा तुम्हारा 0.81 इक्वल्स टू 3.6। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो 4.05 माइनस में 3.6 कर लो और उधर ले जाके 0.81x माइनस में 0.67x कर लो। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? बाकी यहां पे करते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। ठीक है, अब 4.05 में से आपने माइनस कर दिया 3.6 को, कितना बचा? 0.45 बच गया बच्चों। ठीक है, इसके डिवाइड में इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
हम 0.81 में से माइनस करेंगे 0.67 को, तो ये आ जाएगा 0.14 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, और ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 14 कितने जा हो जाएगा बच्चों, 0.45 को अगर मैं एग्जैक्टली फाइंड करूं विद नो राउंड ऑफ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.14 का आंसर 3.2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3.2 ग्राम, और यहां से 5 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.8 ग्राम, यानी कि एक आपका हो गया 1.8 ग्राम और दूसरा आपका हो गया बच्चों कितना, 3.2 ग्राम। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ, एनीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, एकदम करेक्ट आंसर है, नो डाउट। ठीक है ना, कोई भी यहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इन टर्म्स ऑफ एक्स गैसेस की वैल्यू निकाल सकते थे और उसको इक्वल रख देते 1.4 के, तो भी आंसर सेम ही आता, आप ऐसे भी कर सकते थे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे, अगला मिक्सचर प्रॉब्लम, एक बार इस पर नजर डाल लो, इसको डालनी है एक बार, ठीक है ना, ध्यान से एक बार देख लो इसको। चलो आगे बढ़े, आ जाओ, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, मिक्सचर प्रॉब्लम तुम्हारी 3.68 gram 3.68 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate when heated strongly leaves इतने ग्राम ऑफ white residue। तो आपका CaCO3 प्लस MgCO3 का एक मिक्सचर है जिसको आप हीट करते हो तो आपको CaO प्लस में CO2 मिलता है, MgO प्लस में CO2 मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। ये टोटल आपको अगर 3.68 ग्राम दिया हुआ है तो इसको आप x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 3.68 माइनस एक्स हो जाएगा। रेसिड्यू, व्हाइट रेसिड्यू कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और MgO है, इसका टोटल आपको दिया हुआ है 1.92। ठीक है, चलिए x के टर्म्स में CaO और MgO को प्लस करूंगा, किसके इक्वल रख दूंगा, 1.92 के इक्वल रख दूंगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही करूंगा, जी हाँ, आ जाओ कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, इक्वेशन आपकी बैलेंस है दोनों, मेरे ख्याल से बैलेंस करने की तो जरूरत नहीं है ना, बैलेंस करने की जरूरत, ठीक है, दोनों इक्वेशन बैलेंस आपकी। अच्छा अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 40, अलग से लिख लो कितना होता है 100 ग्राम, कैल्शियम का 40, कार्बोनेट का 60। उस वक्त कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है 56 ग्राम। क्या मेरे पास ये 100 है, नहीं है, 100 से डिवाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, नीचे आ जाओ। सिमिलर आप कर दो दूसरी रिएक्शन में, किसमें, MgCO3 में, MgO प्लस में CO2। चलिए MgCO3 कितना होता है ना, कैलकुलेट करो, 24 और ये हो गया 84 हो जाएगा, है ना, 60 तो ये था 84, उस वक्त ये कितना हो गया तुम्हारा 24 प्लस 16 40। क्या मेरे पास 84 है, नहीं, कितना है 3.68 माइनस का x डिवाइडेड बाय 84, 3.68 माइनस का x, सही बात है। चलिए इन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल आना चाहिए, 1.92 के इक्वल आना चाहिए, बोलो हाँ या ना, सही बात है, हाँ जी। तो लिख लो 0.56x प्लस में कितना हो जाएगा, जरा मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, जल्दी देखो, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3.68 डिवाइडेड बाय 84, 1.75 ग्राम माइनस में 40 डिवाइडेड बाय 84, 0.48x, ये इक्वल होना चाहिए 1.92 के, बोलो हाँ या ना, यस। इसको इससे माइनस करोगे तो 0.08x आ जाएगा, 1.92 में से 1.75 आपने माइनस करना है, बोलो हाँ या ना, सही बात है, ठीक है। आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 और 2 17, है ना, तो 0.08x को 0. कितना 1.7 से करोगे तो बच्चों ये कट जाएगा, x की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 आ जाएगी। अच्छा हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, x कौन आ गया, x आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकाल दो, 2 ही आया है, टोटल था मेरा 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो मुझे 200 को डिवाइड करना है 3.68 से, मेरा आंसर आ गया 54%, 54.34% मेरा आंसर आ गया। और अगर ये आ गया तो मेरा मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 45.66%। बताओ जिसको भी प्रॉब्लम है हाँ या ना, सही है,
आसान है क्वेश्चन, मिक्सचर प्रॉब्लम्स के कर लोगे, है ना, बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हमारे पास गैसेस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बता देता हूं। जितनी भी आइडियल गैस होती हैं, है ना, जितनी भी आइडियल गैस होती हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे पी प्रेशर ऑफ द गैस होता है, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस होता है, और आर यहाँ पे कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, पी इक्वल्स टू एनआरटी, आप स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मेरे पास बच्चों 1 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 है, जो मैंने 1 लीटर मैंने उसमें लिए हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान देना, गैसेस में जो भी गैसेस होते हैं उनको हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। गेल यूसेक ने यही बताया था। दिस इज पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, द वॉल्यूम नाउ बिकम्स इतने लीटर, 1.6 लीटर। रिएक्शन हुई होगी, कुछ नया बना होगा कुछ। द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बाय वॉल्यूम। हमें कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बाय वॉल्यूम बताना है, मतलब कि CO 1 लीटर में से कितना है और CO2 1 लीटर में से कितना है, ये बताना है। चलिए सबसे पहले नोट डाल के एक बात जान लीजिए, क्या कि CO डजंट रिएक्ट विद चारकोल, ये रिएक्ट नहीं करता। सही बात है, चलिए नोट डाल के बात लिख ली, इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास जो मिक्सचर है वो है CO, तो इसको अगर मैं X मान लूं तो जो मेरे पास CO2 है वो कितना हो जाएगा, 1000 माइनस X लीटर हो जाएगा, बस सॉरी मिलीलीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको X मिलीलीटर मान लूं तो इतना मिलीलीटर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। जब हमने इनकी रेड चारकोल से रिएक्शन करवाई तो CO तो करेगा नहीं, CO2 करेगा। चलिए जी, CO2 कैसे करेगा, क्या बना देगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, मेरे पास अगर मैं स्टोइकियोमेट्री लूं तो स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि इसकी 1 वॉल्यूम इसकी 2 वॉल्यूम बनाती है। इन टर्म्स ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर इसके मेरे पास इतनी मिलीलीटर की वॉल्यूम है तो CO कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई इतना मिलीलीटर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बताओ, समझ में आ गई बात। ठीक, तो मेरे पास अब जो फाइनली रिएक्शन होने के बाद जो मेरे पास फाइनल मिक्सचर आया, बच्चों, क्या मैं ये कह दूं कि ये तो था ही था, क्योंकि इसने तो रिएक्शन ही नहीं किया, X मिलीलीटर ऑफ CO, और एक मेरे पास ये आ गया रिएक्शन होने के बाद। ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, बताया तो है क्वेश्चन ने। फाइनल वॉल्यूम इज दिस 1600 मिलीलीटर, 1.6 लीटर को मैं कितना लिख सकता हूं, 1600 मिलीलीटर लिख सकता हूं। क्या यहां से आप X की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस दैट्स इट। हाँ, ये थोड़ा सा आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको पता होना चाहिए कि CO कभी भी चारकोल से रिएक्ट नहीं करता। चलिए तो आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका X प्लस में 2000 माइनस में 2X इक्वल्स टू में 1600, ये हो गया आपका 2000 माइनस में X इक्वल्स टू 1600, और X की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 400 मिलीलीटर। X आपने किसको माना था, CO को, तो CO आ गया आपका 400, और CO2 आपका कैसे आ जाएगा, CO अगर आपका 400 आ गया तो CO2 आपका कितना हो जाएगा, अपने आप 600 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। बताइए कोई डाउट है, समस्या है, ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन को। आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये भी आपका गैसियस वॉल्यूम के ऊपर ही क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इतना % ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 kg ऑफ कार्बन कंटेनिंग इतना कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलिए, आपके पास कार्बन है जिसको आप बर्न कर रहे हो तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड है। हमारे पास जो कार्बन है वो 1 किलोग्राम में 100% कंबस्टिबल है, मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, मतलब 1000 ग्राम या फिर 1 kg का 1 kg ही रिएक्ट करेगा। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर यहां पे होनी चाहिए जिसमें 21% ऑक्सीजन है जो इस 1 kg से पूरे से रिएक्ट कर सके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक काम करो, पहले ये निकाल दो कि स्टोइकियोमेट्री से ऑक्सीजन चाहिए कितनी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। जो ऑक्सीजन आएगी वो टोटल वॉल्यूम जिसको आप X एयर की मान रहे हो उसका 21% होना चाहिए। तो आप एयर का जिसको आप X मान रहे हो उसकी वॉल्यूम को, उसका 21% को किसके इक्वल रख दोगे, जो ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाओ देखो कैसे। स्टोइकियोमेट्री कहती है इसका 12 ग्राम, इसके 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट रखता है। बोलो हाँ या ना,
रखता है कि नहीं रखता? ठीक है, अच्छी है जी। हमारे पास तो लेकिन 1 kg है, तो 32 से डिवाइड करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी यहां पे हमने। 1 kg हमारे पास क्या था? 1 kg हमारे पास था कार्बन, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको 1 kg बनाना है, तो 12 से यहां डिवाइड करेंगे और 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास ऑक्सीजन का वेट कितना है। कितना वेट है? इतना वेट है। ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 12, तो W ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 32,000 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। लेकिन हमें वॉल्यूम के बारे में बात चल रही है ना, हमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर बतानी है, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सर वॉल्यूम में कन्वर्ट मैं इसको कैसे कर सकता हूं? दिमाग लगाओ भाई, सिंपल सी बात है, जब भी आपको गैसेज वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप उसको आइडियल मानते हो, और आप ये जानते हो एसटीपी पे क्या 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। तो अगर आप मोल निकाल लो, उसकी 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगी। आंसर है हाँ। चलिए, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए आप क्या करो, 32,000 डिवाइडेड बाय 12 को डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज अगेन 32। कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन में 12, इतने मोल्स आ गए। वॉल्यूम आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी आ जाएगी? 1000 अपॉन में 12, ये मोल्स आए हैं आपके, ध्यान रखना है ना, मल्टीप्लाई इट बाय 22.4, तो ये कितना आ गया? 22,400 डिवाइडेड बाय 12, इतनी वॉल्यूम आ गई। अब ये जो वॉल्यूम आई है तो ऑक्सीजन की आई है, हमसे एयर की वॉल्यूम पूछी है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो 21% है। तो ये क्या है? ये टोटल एयर का 21% है ना। टोटल एयर को मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब ध्यान दो, तो x का 21% कितना हुआ? इतना हुआ। सही बात है। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ये आपके पास आ जाएगी 22,400 इंटू में 100 अपॉन में 12 इंटू में 21। ठीक है, ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी मिलीलीटर में आएगी, है ना, स्टार्टिंग से मिलीलीटर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, लीटर में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? जिस जिसको भी दिक्कत जो भी होती रहे मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं इसको। पहले 3 0 से 3 0 को उड़ा दो, तो मुझे बेसिकली अब क्या करना है, मुझे ये आ गया बच्चों मेरा 8.88। कितना आ रहा है मेरा? 8.88। कहीं पे कुछ गड़बड़ है, समस्या है? आ जाओ देखो जरा, इतनी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए इसकी। हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस, ठीक है, क्वेश्चन बैलेंस की 12/12 दिस कर दिया, ठीक है। जिसके बाद मेरी जो W की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 32,000 अपॉन में 12 आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको फिर मैंने डिवाइड कर दिया किससे? मोलर मास से, यानी कि 32 से। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, एक मोल में इतने होते तो इतने मोल में इतने लीटर हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये लीटर में था 22.4, तो ये लीटर में आया होगा, है ना, ठीक है। और अगर ये लीटर में आया, इसको मुझे मिलीलीटर में करना था, तो ये कितना आया होगा बच्चों? फिर ये आया होगा 224 इंटू 10⁵ अपॉन में 12 मिलीलीटर। सही बात है ना? अब सही है, ठीक है, क्योंकि इतने तो लीटर होते हैं ना ये। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। टोटल एयर को मैंने x मान लिया। x का 21%, ये दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सही बात है, बाय वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनटू में 10⁵ कितना? 5। ओके, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक सेकेंड, 10⁵, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख लेता हूँ। तो यार ये मेरे पास कितना आ जाएगा? एक सेकेंड रुक जाओ, 8.8 समथिंग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही आएगा, बस 10⁻ में गड़बड़ होंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 224 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻² अपॉन में 12 इंटू में 21, ठीक है ना। अब सही है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार।
तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है, एक मिनट 8.88, ठीक है, इनटू में 10 टू दी पावर कितना बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 मिलीलीटर्स। और अगर आप उसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 टू दी पावर 3 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जरा चेक कर लो, और जिसको भी समस्या है, जिसको भी प्रॉब्लम है, पूछ लो कि सर मुझे डाउट है। क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में 30 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, यूडियोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, जहां पे आपको इक्वेशन देते हैं हाइड्रोकार्बन की। 30 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को अगर किसी को दोबारा से नजर डालने डाल लो एक बार, है ना, मैं साइड हो जाता हूँ। ये हमने इस क्वेश्चन में किया है, आराम से देख लेना बैठ के ध्यान से, जब कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन 30 मिलीलीटर है तो ऑक्सीजन 90 मिलीलीटर होना चाहिए, और ऐसे में 60 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऐसे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन मुझे बताना है। चलिए देखो, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं ऐसे वाले, ध्यान देना कैसे होगा। आपका हाइड्रोकार्बन में मान लेता हूं C6H2, जिसकी आप रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, जिससे कि आप CO2 बनवाएंगे और H2O बनवाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पे एक्स लग जाएगा, सही बात है। अच्छा, इधर वाई है, हाइड्रोजन वाई है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे आपका कितना होना चाहिए, y/2 होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। ऐसे से ऑक्सीजन देख लो कितने बनेंगे। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2x मल्टीप्लाई बाय वाई, 2x प्लस में y+2, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट साइड में कितना होना चाहिए, 2x प्लस में y/2, फिर जिसको 2 से भी डिवाइड कर दो क्योंकि उधर 2 हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस में y/4। ये आपको सिंपल बैलेंसिंग करनी है, आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आता तो एक बार दोबारा से देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। कार्बन इधर x से इधर डायरेक्टली x बना दिया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन y थे, उधर y बनाया कैसे, y/2 करके, और ऐसे में ऑक्सीजन गिन के उधर ऑक्सीजन सेट कर दिए। ध्यान से देख लेना, ऑक्सीजन इतने ही आएंगे, 2 × x 2x हो जाएगा, और दिस y/2 ऑक्सीजन यहाँ पे इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है, फिर इतनी वॉल्यूम, क्योंकि मोल को ही मैं वॉल्यूम कह सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY इक्वल है इतने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है इतनी वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है 30 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन पे रिक्वायर्स 90 मिलीलीटर ऑफ O2। हो, क्या मतलब है इस बात का, इसके 30 मिलीलीटर लेने पे इसके 90 मिलीलीटर है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर मैं बात करूं यहां पे ध्यान से, 1 वॉल्यूम ऑफ CSXY का मतलब क्या है, ये है। क्वेश्चन कह रहा है 30 मिलीलीटर पे 90 मिलीलीटर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 30 मिलीलीटर पे बच्चों 30 मिलीलीटर ऑफ CXHY पे ये जो O2 है ये कितना है, जल्दी बताओ मुझे, x प्लस y/4y है। इन दोनों की वॉल्यूम का रेशो क्या है, अगर ये 1 है तो ये है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ कितना दे रखा है O2, 90 मिलीलीटर, तो ये 90 के इक्वल आ गया। यहां से मेरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, बोलो हाँ या ना। ध्यान से देख लो, दोबारा देखो ध्यान से। स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाता है इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 30 मिलीलीटर को स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इतना बनाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 90 मिलीलीटर, तो यहां से मेरी इक्वेशन बन गई। सिमिलरली नीचे आओ, उसने CO2 दे रखा है 60, ध्यान दो, 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY अगर x वॉल्यूम ऑफ CO2 बनाता है तो मेरे पास CO2 60 मिलीलीटर बन रहा है, सॉरी मेरे पास कितना है, हाइड्रोकार्बन 30 है, तो 30 मिलीलीटर ऑफ CXHY को कितना CO2 बनाना चाहिए, 30 × x CO2 बनाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है 60, ये 60 के इक्वल इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दूसरी वाली इक्वेशन से मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन में 30 यानी कि 2,
इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहां यहां से मेरे y/4 की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, यानी कि मेरा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ गया C2H4। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? बेसिक क्वेश्चन था, देख लीजिए। यहां पे शीट भेज दूंगा, कल सॉलिड स्टेट की शीट भेजी थी, इसकी भी शीट भेज दूंगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आराम से पॉज करके देखना। जहां प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर यहाँ पे मेरा बहुत एकदम मामला टाइट चल रहा है, इसको जो है दोबारा से क्वेश्चन करा दो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंसेप्ट ऑफ पीओएसी। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है और इसकी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन भी है, ठीक है ना, इसकी बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन भी है। पीओएसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या मतलब है एटम कंजर्वेशन का? सिंपल सा मतलब है, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे किसी भी रिएक्शन में एटम कंजर्व्ड होते हैं, जिस बेसिस पे आपने अपनी बैलेंसिंग की थी, उसी बेसिस का ये क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये टॉपिक ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स के एटम होते हैं और राइट साइड में जो प्रोडक्ट के एटम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। अब इसका हम एक फायदा उठाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद फिर हम इसका बताते हैं कि इसका फायदा क्या है हमारे लिए। तो लिखिए द मीनिंग ऑफ POAC is the conservation of number of atoms in a chemical reaction। अब इसका यूज क्या है बच्चों, नोट डाल के लिखिए। POAC is used to find quantitative relationships, जिसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, रिलेशनशिप even when we don't know the कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। क्या बात कर रहे हो सर, सही में ऐसा पॉसिबल है? आंसर है हाँ, यूजिंग पीओएसी। क्या मतलब है समझो। अभी तक हमने जितनी बार भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किया है या फिर स्टोइकियोमेट्री किया है, उसमें दो कंडीशन थी, मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए एंड इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। विदाउट दैट मैं स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकता था। लेकिन पीओएसी एक ऐसा कंसेप्ट जो कहता है कि आपके पास रिएक्शन हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब रिएक्शन ही नहीं है तो बैलेंस क्या घंटा करोगे उसको, तो वो भी ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का यहाँ पे अंदाजा दे दूंगा और आपको आंसर निकलवा दूंगा, ये मेरा वादा है, ऐसा पीओएसी कहता है। अब आइए कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी मैंने, चलिए एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नीचे आते हैं, एग्जांपल है ना, फिर क्वेश्चन को करेंगे। आओ मान के चलो एक क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ C6H12O6 का मैंने कंबशन किया और क्वेश्चन ने बोला आपसे कि उसके होने पे बताओ x ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अगर होती है तो x की वैल्यू कितनी है, और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन ने, ठीक है, और कुछ दिया नहीं है। और आपको यह भी बता दिया कि प्रोडक्ट में कार्बन का इकलौता प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। यहां पे आपको बात खत्म हो गई। फिर से सुनो, क्वेश्चन ने बोला मेरे पास इतना ग्लूकोज है 50 ग्राम जिसका मैंने कंबशन किया है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और मेरे पास CO2 बनी x ग्राम, CO2 इज द ओनली कंपाउंड ऑफ कार्बन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप कह रहे हैं कि सर मुझे इक्वेशन नहीं पता क्या होगी, आप ये भी कह रहे हैं कि सर मैं नहीं जानता बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं क्या करूं। आइए जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू पीओएसी, अकॉर्डिंग टू पीओएसी क्या मैं ये कह सकता हूं क्या atoms of carbon are conserved? यस सर, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इन C6H12O6 इक्वल होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन CO2। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, सही बात है? यस सर, बात तो सही है। अगर ऐसा है तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या लगाते हो? सर बड़ा ही सिंपल है, अगर मुझे वहां पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं उसके देखता हूं उसके मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ C6H12O6। उसके बाद मुझे जिसके भी एटम निकालने में ये देखता हूं एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। जैसे मोल कंसेप्ट में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल होगा C6H12O6 उसमें कार्बन 6 है, ये करता हूं और बाद में मैं उसकी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यही करता हूं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। आंसर है हाँ, यही मैं राइट साइड में करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कट गया दोनों तरफ, लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 का फॉर्मूला क्या हो गया? W ऑफ C6H12O6 अपॉन में मोलर मास ऑफ C6H12O6। तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ना। 12 6 या 72 प्लस 12 प्लस में 16 6 या 96 कितना होता है बच्चों? ये तो है 180 आपका, सबको याद है। मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे CCO2 चाहिए, डिवाइडेड बाय 44 इंटू में 1 कुछ नहीं होता। अब ध्यान दो, आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं बताती, आपको इक्वेशन नहीं पता, लेकिन आपको गिवन मास ऑफ C6H12O6 तो दिया, वो तो हमेशा देंगे, है ना। तो ये आपको आ गया 50 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू में 44 उधर से आ गया, आपका गिवन वेट ऑफ CO2 निकल गया बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी बैलेंस्ड इक्वेशन के, जबकि आपको इक्वेशन पता ही नहीं थी कि होती क्या इस केस में। बोलो हाँ या ना, क्या आपने आंसर निकाल दिया? आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा बोलो, ठीक है? अरे जल्दी बताओ, क्या यहां तक सहमत है आप इस बात से? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि यहां पे हो क्या रहा है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है? ध्यान दो, मेरे पास एक रिएक्शन है KClO3 विच फॉर्म KCl प्लस में O2, ठीक है? अब ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं आती यार बैलेंस करनी, मैं क्या करूँ, मैं मेरे पे बैलेंस करनी है ना, मैं बुद्धि बहुत लगाई मैंने लेकिन समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा कच्चा नींबू है, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती, तो बड़ी समस्या हो गई। अब मुझे यहाँ पे मान लो KClO3 की कोई वैल्यू गिवन है और मुझसे KCl की पूछ ली, अब मैं क्या करूँ? अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू POAC क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि atoms of K in KClO3 इक्वल होंगे atoms of K in KCl? बोलो हाँ या ना, बोलो, ठीक है? सही बात है। एटम्स कैसे निकालते हैं? अगेन वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है के 1 ही है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, राइट साइड में आ जाओ। एटम्स ऑफ K इन KCl, फिर NKCl एक ही एटम है, मल्टीप्लाई Na से Na को उड़ा दो, तो W ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KClO3, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हो, मोलर मास तुम निकालना जानते हैं। W ऑफ KCl मास ऑफ KCl, अब मोलर मास आपको सबके पता है, किसी एक का मास आपको वो देता ही है, इक्वेशन आपको बैलेंस करनी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका गिवन मास ऑफ KCl निकल गया, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना जल्दी से, सही बात है? यस सर। इसी में आप एक और काम कर सकते थे, क्या? जैसे एटम्स ऑफ K ये निकाल लो, ऐसे भी तो कर सकते थे। सेकेंड पार्ट, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। बोलो हाँ या ना, ये भी तो कर सकते थे, है ना? ठीक है, फिर से क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू में, यहां पे ऑक्सीजन की बात चले तो मल्टीप्लाई 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। ऐसे यहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा, काट दो, आ जाओ, बन गया फॉर्मूला, ठीक है? W ऑफ KClO3 अपॉन में मास ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू WO2 मास O2 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका सिग्निफिकेंस ऑफ POAC है। कहां यूज करना है? जहां पे इक्वेशन पूरी ना दे रखी हो या फिर आपको बैलेंसिंग ना आती हो। चलिए आगे बढ़ जाओ, आइए क्वेश्चन कैसे आते हैं POAC के। 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं स्लाइड में, आ जाओ दोनों को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मेरे पास 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 है जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूं बाय सीरीज ऑफ रिएजेंट जिनका ये काम है कि वो टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN3 FeCN का 6 और कोल का 2 कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे पास रिएक्टेंट में है K2CO3 जो कन्वर्ट हो रहा है K2ZN का 3 FeCN का 6 का 2। क्वेश्चन ये कह रहा है was treated by a series of reagent as to convert all of its carbon। K2CO3 का सारा कार्बन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कार्बन का कोई भी और प्रोडक्ट नहीं है। ओके, इसको मैं पीओसी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा सर पीओसी? क्योंकि मुझे पता ही नहीं इक्वेशन है क्या दिए इसने इक्वेशन। नहीं, क्या मैं जानता हूँ? मैं तो नहीं जानता। बैलेंसिंग आती है, अब इक्वेशन नहीं होता बैलेंसिंग कहाँ से करूंगा? आंसर निकालना है, हाँ मार्क्स चाहिए, क्या करूँ? अच्छा, अकॉर्डिंग टू पीओसी कर दूंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू पीओसी। क्या हमसे ये बोला है कि पोटेशियम का कोई और प्रोडक्ट नहीं है? नहीं, तो पोटेशियम में तो ना लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, नहीं, क्योंकि पोटेशियम का कोई और प्रोडक्ट हो गया तो मेरा एटम कंजर्वेशन में मान के इसमें इक्वल कर दूंगा इनको कि इसमें एटम इक्वल है, जबकि अभी पोटेशियम तुम और भी प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाएगी। कार्बन को ही लेना है आपको, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट, जो भी है इतना बड़ा सा, है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट लिख देता हूं। बोलो हाँ है ना, सही बात है, दिख गया सबको? ठीक है ना। अच्छा, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास ऑफ K2CO3 मोलर मास ऑफ K2CO3 मल्टीप्लाई कार्बन 1 है मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू, यहीं पे आ जाओ, W ऑफ प्रोडक्ट M ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 12 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। यस। अच्छा, आपको गिवन मास दिया हुआ है K2CO3 कितना? 27.6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27.6 डिवाइडेड बाय K2CO3 का मास कितना होता है भाई? CO3 का तो 60 हो गया, K2 का 39 टू जा, है ना, कितना हो गया? 78 हो गया। तो ये आ गया आपका 8 13 138 इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट आपको बताना होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, जी हाँ, W प्रोडक्ट आपको निकालना है और प्रोडक्ट का मास आपको गिवन दिया हुआ है 698, है ना, मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, इसको हटाओ, यहां पे आ गया 10। क्या 2 जा कट रहा है? आंसर है हाँ, 2 जा कट रहा है। क्या 12 से कट जाएगा? 12 कितने जा? 12 4 जा 12 5 जा 60, नहीं कट नहीं रहा, लेकिन आप इसको अप्रॉक्सीमेटली तो चला ही सकते हो अगर आप चाहे तो। 12 5 जा 60 से 9 उधर चले जाएंगे तुम्हारे, और जब 9 उधर जाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12 तुम्हारा 96 चल जाएगा, 12 8 जा 96 चल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो 12 5 जा 60, 12 8 जा 96, है ना, 0.1 इतना चल गया। तो W प्रोडक्ट यहां से कितना आ गया? 58.1 इंटू में 2 अपॉन में 10, यानी कि 11.62 ग्राम। ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनल आएगा। अगर किसी को समस्या तो पूछ लो, अदरवाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं बताऊं तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, A mixture of 10 gram of NaCl and CaCl2 is treated with Na2CO3 to convert to form CaCO3 which on further heating produced इतने ग्राम of CO. Find the percent of NaCl in the mixture. Okay, रिएक्शन नहीं दे रखी है तो POC ही लगाना पड़ेगा। मेरे पास क्या है ध्यान दो, NaCl प्लस में CaCl2 का एक मिक्सचर है, कितना है? 10 ग्राम। इसको x मान लो, ये हो जाएगा आपका 10 - x। इसको हमने ट्रीट किया Na2CO3 से, जो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम फर्दर हीट कर दें तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका मुझे वेट गिवन है, कितना है? 1.12 ग्राम इसका मुझे वेट गिवन है। अब अगर इसका मुझे वेट गिवन है 1.12 ग्राम, तो बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ पे?
मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना जरा। इसमें मुझे दे रखा है बच्चों ए मिक्सचर ऑफ 10 एंड ग्राम, ठीक है ठीक है, need to CO3 to convert this, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, मुझे परसेंटेज ऑफ NaCl निकालना है। वो तब आएगा जब मेरे पास x होगा या फिर मेरे पास 10 - x होगा। इतनी बात समझो कि इनिशियली जो भी कैल्शियम है उतना ही कैल्शियम इसमें लास्ट में है, POC, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो CO2 बनेगा, ठीक है ना। तो जितना कैल्शियम यहां पे उतना ही कैल्शियम वहां पे, तो आप ये लगाओ क्या के, क्या करोगे उसमें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू इन CaCl2 नंबर ऑफ एटम्स इन CaO, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद जी अब जरा ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा। CaCl2 में क्या करूंगा मैं, इसमें फिर से वही कर दूंगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, WCaCl2 डिवाइडेड बाय MCaCl2, एक ही कैल्शियम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और इधर WCaO अपॉन में MCaO मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, काट दो। अच्छा, गिवन मास ऑफ CaCl2 आपने कितना माना है, 10 - x माना है। CaCl2 का मास कितना होता है बच्चों, 111 होता है, इक्वल्स टू में WCaO ये कितना है आपके पास, 1.12 ग्राम है, और मास ऑफ CO कितना है बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, 56। अच्छा, x की वैल्यू निकल गई, अपॉन में 100 कर दो, 2 जा कर दो, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी वैल्यू आएगी आपकी x की, ध्यान से देखना, 2 × 111 अपॉन में 100, ठीक है, 10 का माइनस, सही बात है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 10 माइनस में 2.22 विच इज इक्वल्स टू 7.78 ग्राम। और अगर आपके पास ये आ गया, हमसे पूछा क्या था बच्चों, 7.78 ग्राम आ रहा है ना, हमसे पूछा था परसेंटेज ऑफ NaCl। अगर CaCl2 इतना है तो NaCl, अच्छा NaCl की x की वैल्यू इतना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, है ना, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, NaCl की परसेंटेज निकालेंगे, गिवन टोटल 100, 77.8% यहाँ पे NaCl है। मुस्कुराइए, आपका POAC यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए भाई, तो यहां से आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां पे शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से पोज कर करके सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर इस लेवल के क्वेश्चंस, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन, चाहे वो परसेंटेज प्योरिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि सर मुझसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर चर्चा दोबारा से की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, जिसने लाइक नहीं किया वो भी कर देना, ठीक है ना। चलिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।